दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जहां उच्च वर्ग की महिलाओं ने सदियों से फैलाए झूठ का पर्दाफाश किया और सच्चाई को स्वीकार किया। उन्होंने 3 जनवरी माता सावित्रीबाई फुले की जयंती पर वो ऐतिहासिक काम किया जो भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनता रहेगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित हो सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जनवरी की वो सुबह जब सूरज की किरणें अभी पूरी तरह से धरती को गले नहीं लगा पाई थीं। पुणे की एक साधारण सी कॉलोनी में कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो वर्षों बाद भी लोगों के मन में गूंजता रहेगा। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं थी, न ही कोई धार्मिक उत्सव की चहल पहल। ये था एक शांत गरिमापूर्ण स्मरण, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती का आयोजन। ठंडी हवा में सर्दी का एहसास था, लेकिन उस हवा में कुछ गर्माहट भी घुली हुई थी, मानो सावित्रीबाई का संघर्ष ही वो ज्योति हो जो सदियों से बुझने न पाने का संकल्प लिए हुए हो। कॉलोनी के सामुदायिक भवन के बाहर एक साधारण बैनर लटका दिया गया था। सफेद कपड़े पर काले अक्षरों में लिखा था, माता सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह, शिक्षा की ज्योति को नमन। कोई चमक दमक नहीं, कोई फूलों की मालाएं नहीं, बस एक सादगी जो सावित्रीबाई के जीवन की ही आलोचना करती प्रतीत हो रही थी। यह कॉलोनी, जिसका नाम भी शायद इतिहास की किताबों में न मिले, पुणे के उन अनगिनत इलाकों में से एक थी जहां मध्यम वर्गीय परिवार अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहते हैं। सुबह के 7 बजे के आसपास जब अधिकांश घरों में चाय की भाप उमड़ रही थी, वहां महिलाओं की हलचल शुरू हो चुकी थी। ये महिलाएं ब्राह्मण परिवारों से ताल्लुक रखती थीं, कुछ कॉलेजों में प्रोफेसर थीं जिनके हाथों में किताबों की स्याही अभी भी सूखी न थी, कुछ शोधकर्ता जो रातों की नींद चुराकर पुरानी पांडुलिपियों को नए अर्थों से जोड़ रही थीं, और कुछ गृहिणियां जिन्होंने हाल के वर्षों में सामाजिक इतिहास की किताबें उठाई थीं, मानो कोई पुरानी यादें जागृत हो रही हों। वे सभी यहाँ किसी को चुनौती देने या किसी पुरानी परंपरा को तोड़ने के लिए नहीं आई थीं। वे आई थीं सावित्रीबाई फुले के उस संघर्ष को याद करने के लिए जो न केवल एक स्त्री का था, बल्कि पूरे समाज की आत्मा का था। इस आयोजन की कल्पना कई महीनों से चल रही थी, जब इन महिलाओं ने एक छोटी सी बैठक में तय किया कि इस वर्ष की जयंती को वे अपने तरीके से मनाएंगी, ना कि किसी बड़े संगठन के छत्र में, बल्कि अपनी व्यक्तिगत श्रद्धा से। उन्होंने महीनों पहले ही किताबें पढ़ी थीं, सावित्रीबाई की जीवनी पर आधारित ग्रंथ, पत्रिकाएं और ऑनलाइन सामग्री जो उन्हें बताती थी कि कैसे एक साधारण सी महिला ने समाज की जड़ों को हिला दिया था। सामुदायिक भवन का आंगन छोटा सा था, जहां चारों तरफ नीम के पेड़ों की छांव फैली हुई थी। ठंड के कारण महिलाएं ऊनी शॉलें ओढ़े हुए थीं, उनके चेहरों पर एक शांत उत्साह झलक रहा था। आयोजन की तैयारी सरल थी, कुछ प्लास्टिक की कुर्सियां सजी हुई, बीच में एक छोटा सा मंच जहां सावित्रीबाई की एक पुरानी फोटो रखी गई थी। वो फोटो जो 19वीं शताब्दी की कठोरता को समेटे हुए थी, सावित्रीबाई को साड़ी में लिपटी दिखा रही थी। उनकी आंखों में एक दृढ़ता जो कह रही थी कि शिक्षा कोई विलास नहीं, बल्कि अस्तित्व का प्रश्न है। आयोजकों में प्रमुख थीं डॉक्टर अनन्या जोशी, एक 45 वर्षीय इतिहासकार जिन्होंने पिछले दशक में महिलाओं के सामाजिक इतिहास पर कई किताबें लिखी थीं। अनन्या का चेहरा सादा था, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी जो वर्षों की पढ़ाई और चिंतन से आती है। उन्होंने इस आयोजन की कल्पना की थी जब एक रात वे सावित्रीबाई की जीवनी पढ़ रही थीं और सोच रही थीं कि इतिहास की ये नायिकाएं आज भी कितनी प्रासंगिक हैं। अनन्या ने अपने दोस्तों से कहा था कि ये आयोजन कोई प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि एक आत्मिक यात्रा होगी जहां हम अपने अंदर की स्त्री को जागृत करेंगे। उन्होंने खुद बैनर बनाया था, हाथ से लिखा, क्योंकि उन्हें लगता था कि मशीन से बना बैनर उस भावना को नहीं पकड़ पाएगा जो वे व्यक्त करना चाहती थीं। धीरे धीरे महिलाएं इकट्ठा होने लगीं। लगभग 50 से 60 की संख्या में वे सभी ब्राह्मण समुदाय से थीं, लेकिन उनकी पहचान केवल इतनी नहीं थी। इनमें से कई ने अपने जीवन में परंपराओं के बोझ को महसूस किया था। विवाह के बाद शिक्षा छोड़नी पड़ी या घर की चारदीवारी में सीमित होकर रहना पड़ा, लेकिन आज 2026 की इस सुबह में वे एक नई पहचान के साथ खड़ी थीं, शिक्षा की साधक, संघर्ष की साक्षी। एक महिला, सुधा पाटिल, जो एक स्कूल में शिक्षिका थी, ने अपनी बेटी को साथ लाया था। सुधा की आंखों में एक चमक थी। वे कह रही थीं, मैं अपनी बेटी को दिखाना चाहती हूँ कि शिक्षा का मतलब केवल किताबें नहीं, बल्कि आज़ादी है। उनकी बेटी 14 वर्षीय नेहा चुपचाप बैठी सावित्रीबाई की फोटो को निहार रही थी, मानो कोई पुरानी दोस्त मिल गई हो। नेहा ने अपनी माँ से पूछा था कि माता सावित्रीबाई ने इतना साहस कहाँ से पाया, और सुधा ने जवाब दिया था, बेटी, साहस बाहर से नहीं आता, वह अंदर की आग से जन्म लेता है। इस छोटे से संवाद ने आयोजन की शुरुआत से पहले ही वातावरण को भावुक बना दिया था। अन्य महिलाएं भी अपनी कहानियां लेकर आई थीं। कुछ ने अपनी दादियों की यादें साझा की जो कभी स्कूल नहीं गई थीं।
कुछ ने अपनी खुद की संघर्ष की कहानी बताई। जब उन्होंने नौकरी करने का फैसला लिया तो परिवार ने विरोध किया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप ये मानते हो कि शिक्षा की देवी सरस्वती नहीं बल्कि माता सावित्रीबाई फुले हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और कमेंट में शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले जरूर लिखें। कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अनन्या जोशी ने मंच पर कदम रखा। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। आज हम यहाँ माता सावित्रीबाई फुले को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। वे न केवल एक शिक्षिका थीं बल्कि एक क्रांतिकारी। 1848 में जब लड़कियों को पढ़ना पाप माना जाता था, उन्होंने पुणे में पहला लड़कियों का स्कूल खोला। पत्थर, कीचड़, अपमान सब कुछ सहा लेकिन हार न मानी। अनन्या के शब्दों में एक भावुकता थी जो हवा में घुल गई। महिलाएं चुपचाप सुन रही थीं। उन्होंने आगे कहा कि सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था एक साधारण किसान परिवार में, लेकिन उनका जीवन साधारण नहीं रहा। उन्होंने न केवल शिक्षा दी बल्कि सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, विधवाओं को सहारा दिया और दलितों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। अनन्या ने एक किताब से उद्धरण पढ़ा जहां सावित्रीबाई ने लिखा था कि शिक्षा ही वो हथियार है जो अंधकार को चीर सकता है। इस उद्धरण ने हॉल में एक नई ऊर्जा भर दी। फिर सभी ने सावित्रीबाई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। फूलों की महक जो ठंडी हवा में फैल गई, मानो सावित्रीबाई की स्मृति को ताज़ा कर रही हो। एक एक करके महिलाएं आगे बढ़ीं। कुछ ने गुलाब के फूल चढ़ाए, कुछ ने चमेली की मालाएं। ये कोई रस्म नहीं थी, ये था एक व्यक्तिगत संवाद, हृदय से हृदय तक। हर महिला जब फूल चढ़ाती तो अपनी आंखें बंद कर कुछ पल के लिए सावित्रीबाई से बात करती, मानो कह रही हो कि आपका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, हम आज यहाँ आपके कारण हैं। जैसे ही पहला सत्र समाप्त हुआ, चर्चा का दौर शुरू हो गया। ये कोई औपचारिक बहस नहीं थी बल्कि एक अनौपचारिक संवाद जहां हर महिला अपनी बात रख सकती थी। पहली वक्ता बनी प्रोफेसर राधा देशपांडे, जो संस्कृत साहित्य की विशेषज्ञ थीं। राधा की उम्र 55 के आसपास थी। उनके बालों में सफेदी झलक रही थी, लेकिन उनकी बुद्धि अभी भी तीक्ष्ण थी। उन्होंने कहा, प्राचीन काल में हमारे ग्रंथों में स्त्री को देवी का रूप दिया गया, सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, लेकिन यथार्थ में वो देवी कितनी बंधी हुई थी। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में स्त्री को पिता, पति या पुत्र की छत्रछाया में रखा गया। यह कोई आलोचना नहीं बल्कि इतिहास का विश्लेषण है। सावित्रीबाई ने इसी बंधन को तोड़ा। उन्होंने न केवल शूद्र लड़कियों को पढ़ाया बल्कि हर स्त्री को यह संदेश दिया कि शिक्षा कोई पुरुष का विशेषाधिकार नहीं। राधा के शब्द संयत थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो श्रोताओं के हृदय को छू गई। महिलाएं सिर हिला रही थीं, कुछ की आंखों में आंसू थे। राधा ने आगे विस्तार से बताया कि कैसे वेदों में स्त्री की भूमिका सहधर्मिणी की थी, लेकिन मध्यकाल में वो सीमित हो गई। उन्होंने उदाहरण दिए गार्गी, मैत्रेयी जैसी विदुषियों के, लेकिन कहा कि ऐसी महिलाएं अपवाद थीं। अधिकांश स्त्रियां घर की दहलीज तक ही सिमट कर रह जाती थीं। सावित्रीबाई ने इस अपवाद को सामान्य बना दिया। उन्होंने साबित किया कि हर स्त्री विदुषी बन सकती है यदि उसे अवसर मिले। चर्चा आगे बढ़ी। अब बात स्त्रियों की ऐतिहासिक स्थिति पर आ गई। एक युवा शोधकर्ता मेघा कुलकर्णी ने अपनी डायरी से कुछ नोट्स निकाले। मेघा 32 वर्ष की थी, हाल ही में पीएचडी पूरी की थी। विषय था 19वीं शताब्दी में भारतीय महिलाओं का सामाजिक संघर्ष। उन्होंने कहा, सोचिए, 19वीं शताब्दी में जब सती प्रथा चरम पर थी, विधवाओं को जीने का कोई अधिकार नहीं था, तब सावित्रीबाई ने विधवाओं के लिए आश्रम खोला। वे स्वयं ब्राह्मण नहीं थी, लेकिन उनका संघर्ष हर जाति की स्त्री का था। आज हम जो ब्राह्मण परिवारों से हैं, उनके इस संदेश को अपनाते हुए सोचें, क्या हमारी परंपराएं हमें सीमित करती हैं या ऊंचा उठाती हैं? मेघा के शब्दों में एक भावुक अपील थी। वे जारी रखी, मैंने पुरानी पांडुलिपियों को पढ़ा है। वेदों में स्त्री को सहधर्मिणी कहा गया है, लेकिन व्याख्याओं में वो सहायक बन गई। सावित्रीबाई ने इसे बदल दिया। उन्होंने कहा, शिक्षा ही स्त्री को मुक्ति देगी। मेघा ने अपनी पीएचडी के कुछ अंश साझा किए, जहां उन्होंने सावित्रीबाई के पत्रों का विश्लेषण किया था। उन पत्रों में सावित्रीबाई ने अपने पति ज्योतिराव फुले को लिखा था कि समाज की जड़ें कितनी गहरी हैं, लेकिन शिक्षा की जड़ें और गहरी होंगी। इस उद्धरण ने हॉल में एक नई बहस छेड़ दी। महिलाएं आपस में बात करने लगीं कि कैसे आज भी कई परिवारों में लड़कियों की शिक्षा को द्वितीयक माना जाता है। हॉल में एक गहन चुप्पी छा गई। ठंडी हवा बाहर से आ रही थी, लेकिन अंदर का वातावरण गर्म हो रहा था विचारों की गर्मी से। अब एक बुजुर्ग महिला शकुंतला ताई ने हाथ उठाया। शकुंतला 70 वर्ष की थीं, जिन्होंने अपना जीवन घर परिवार में ही बिताया था। उनकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द दृढ़ थे।
बेटियों, मैंने अपने समय में देखा है, मेरी बेटियां पढ़ना चाहती थीं, लेकिन समाज कहता था लड़कियों का काम घर संभालना है। आज सावित्रीबाई की जयंती पर मैं कहती हूँ कि उनका संघर्ष मेरा भी संघर्ष था। वे अपमान सहती रहीं, पत्थर मारे गए, गंदगी फेंकी गई, लेकिन स्कूल न छोड़ा। क्या हम आज भी वैसा साहस दिखा सकते हैं? शकुंतला ताई के शब्दों ने हॉल को भावुक कर दिया। कई महिलाएं रो पड़ीं। ये रोना दर्द का था, लेकिन मुक्ति का भी, एक पुराने बोझ को उतार फेंकने का। शकुंतला ताई ने अपनी कहानी विस्तार से सुनाई, कैसे उन्होंने अपनी युवावस्था में पढ़ाई छोड़ दी थी, क्योंकि परिवार ने कहा कि लड़की का विवाह ही उसका भाग्य है। लेकिन आज अपनी पोतियों को देखकर उन्हें लगता है कि सावित्रीबाई का सपना साकार हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी सभा में बोलूंगी, लेकिन सावित्रीबाई की शक्ति ने मुझे यहां खींचा है। चर्चा अब गहराई में उतर रही थी। वक्ताओं ने सावधानी से कहा कि प्राचीन समाज में महिलाओं की स्थिति अक्सर पुरुष प्रधान ढांचे के अधीन रही। यह स्थिति सिर्फ किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं थी, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र। हर जगह स्त्री को समाज की छाया में रखा गया। एक वक्ता डॉक्टर वैशाली जोशी, अनन्या की बहन, ने उदाहरण दिए। मनुस्मृति में लिखा है कि स्त्री कभी स्वतंत्र न हो, लेकिन ऋग्वेद में गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषियां हैं। समस्या व्याख्या की है। सावित्रीबाई ने व्याख्या को चुनौती दी। उन्होंने 1851 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला, जहां विधवाएं भी पढ़ीं। उनका पति ज्योतिराव फुले उनके साथ खड़े रहे, लेकिन साहस तो सावित्रीबाई का था। वैशाली के शब्दों में एक विद्वता थी जो इतिहास को जीवंत कर रही थी। वैशाली ने आगे बताया कि सावित्रीबाई ने न केवल स्कूल खोले, बल्कि कविताएं भी लिखीं जो महिलाओं को प्रेरित करती थीं। एक कविता में उन्होंने लिखा था, उठो बहनों जागो, शिक्षा का दीप जलाओ, अंधेरा मिटाओ। इस कविता को वैशाली ने गुनगुनाया और हॉल में महिलाओं ने साथ में दोहराया। यह पल इतना भावपूर्ण था कि ठंडी सुबह की सर्दी कहीं गुम हो गई थी। अब चर्चा का केंद्र बिंदु आ गया, शिक्षा की देवी। ये कोई पूर्व नियोजित बयान नहीं था, ये भावनाओं का स्वाभाविक उमड़ना था। एक महिला, प्रिया देशमुख, जो एक एनजीओ चलाती थी, ने कहा, देवी सरस्वती ज्ञान का प्रतीक हैं, सुंदर शांत वीणा लिए। लेकिन सावित्रीबाई वह जीवंत शक्ति हैं जिन्होंने ज्ञान को सड़कों पर उतारा। पत्थरों के बीच किताबें पढ़ाईं, अपमान के बीच उम्मीद जगाई। हमारे लिए शिक्षा की असली देवी सावित्रीबाई फुले हैं। यह वाक्य श्रद्धा से कहा गया था, न कि किसी देवी या परंपरा के विरोध में। प्रिया की आंखें नम थीं, वे जारी रखीं, मैं ब्राह्मण हूं, सरस्वती मेरा भी आह्वान है। लेकिन सावित्रीबाई ने साबित किया कि देवी केवल मूर्ति नहीं, कर्म भी है। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। आज हम उनकी जयंती मना रहे हैं। क्या हम उनके जैसे बन सकते हैं? प्रिया ने अपनी एनजीओ की कहानियां साझा की, जहां उन्होंने ग्रामीण इलाकों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए संघर्ष किया था, और हर बार सावित्रीबाई की याद ने उन्हें ताकत दी थी। उन्होंने कहा कि एक बार एक गांव में विरोध हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि सावित्रीबाई ने पत्थर सहे, तो मैं विरोध क्यों न सहूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। ये चुप्पी गंभीर थी, विचारों की चुप्पी। कोई नारा नहीं लगाया गया, कोई तालियां नहीं बजी। बस हर महिला अपने अंदर झांक रही थी। अनन्या ने कहा, यह हमारा आत्मचिंतन है। सावित्रीबाई ने जाति धर्म के बंधनों को तोड़ा। आज हम उनके पदचिन्हों पर चलें। चर्चा जारी रही कई घंटों तक। महिलाओं ने अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए। एक ने बताया कैसे उनकी दादी को पढ़ने न दिया गया। दूसरी ने कहा कि आज भी ग्रामीण इलाकों में लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। हर कहानी सावित्रीबाई से जुड़ रही थी। एक अन्य महिला ने सावित्रीबाई के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर बात की, जैसे कैसे उन्होंने प्लेग महामारी में सेवा की और खुद संक्रमित होकर 10 मार्च 1897 को दुनिया छोड़ गईं, लेकिन उनका संदेश अमर रहा। चर्चा में ये भी आया कि सावित्रीबाई ने किताबें लिखी, काव्य संग्रह जैसे काव्य फुले और 52 कशी सुबोध रत्नाकर, जो महिलाओं को प्रेरित करते हैं। महिलाओं ने इन किताबों के अंश पढ़े और विस्तार से चर्चा की कि कैसे ये रचनाएं आज भी प्रासंगिक हैं। समय बीतता गया। दोपहर हो चली थी। महिलाएं थक चुकी थीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक संतुष्टि थी। कार्यक्रम समाप्त हुआ। अनन्या ने धन्यवाद ज्ञापित किया। आज का ये संवाद इतिहास का हिस्सा बनेगा। सावित्रीबाई अमर हैं। महिलाएं सामान्य दिन की तरह अपने अपने घर लौट गईं। सुधा नेहा का हाथ थामे शकुंतला ताई धीरे धीरे चलते हुए। किसी को अंदाजा न था कि यह शांत आयोजन कुछ ही घंटों में पूरे भारत में बवाल मचा देगा। सोशल मीडिया पर एक छोटा वीडियो वायरल हो चुका था, बिना संदर्भ के, बिना पूरे चित्र के।
लेकिन वो सुबह, वो संवाद, वो भावुकता, वो तो हृदयों में बसी रहेगी। ये आयोजन केवल एक दिन का नहीं था, ये था एक यात्रा की शुरुआत, जहां महिलाओं ने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना। अनन्या घर लौटकर अपनी डायरी में लिख रही थी कि आज मैंने सावित्रीबाई को नहीं बल्कि खुद को पाया। सुधा ने नेहा से कहा, बेटी ये दिन याद रखना, ये तुम्हारा भविष्य है। शकुंतला ताई ने सोचा कि काश मैंने पहले ये साहस दिखाया होता, लेकिन अब देर नहीं हुई। हर महिला के मन में एक नया संकल्प जागा था, शिक्षा को अपनाने का, समाज को बदलने का। ये सुबह ठंडी थी, लेकिन दिलों में गर्मी भर गई थी। सावित्रीबाई की जयंती ने न केवल इतिहास को याद किया, बल्कि वर्तमान को नई दिशा दी। महिलाओं ने महसूस किया कि ब्राह्मण होना केवल एक पहचान नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है जहां वे परंपराओं को सम्मान देते हुए नए रास्ते तलाश सकती हैं। चर्चा में ये भी आया था कि कैसे सावित्रीबाई ने ज्योतिराव के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जो जाति प्रथा के खिलाफ था। ये समाज आज भी प्रेरणा देता है। महिलाओं ने तय किया कि वे अगले महीने फिर मिलेंगी और सावित्रीबाई के विचारों पर और चर्चा करेंगी। इस आयोजन की खासियत ये थी कि इसमें कोई राजनीति नहीं थी, कोई प्रचार नहीं, बस शुद्ध श्रद्धा। महिलाओं ने एक दूसरे से वादा किया कि वे अपने परिवारों में ये संदेश फैलाएंगी। नेहा जैसी युवा पीढ़ी को देखकर लगता था कि भविष्य उज्जवल है। सावित्रीबाई का संघर्ष व्यर्थ नहीं गया। शाम ढलते ढलते पुणे की उस साधारण कॉलोनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। महिलाएं अपने घरों में लौट चुकी थीं, कुछ चाय बना रही थीं, कुछ बच्चों के साथ समय बिता रही थीं, कुछ अपनी डायरी में उस सुबह की यादें लिख रही थीं। ठंड बढ़ रही थी, जनवरी की हवा में एक ठिठुरन थी, लेकिन दिलों में जो गर्मी जगी थी वो अभी बुझने का नाम नहीं ले रही थी। अनन्या जोशी अपनी छोटी सी बालकनी में बैठी सावित्रीबाई की एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। सुधा पाटिल अपनी बेटी नेहा को उस दिन की बातें समझा रही थीं कि कैसे एक स्त्री ने समाज की दीवारें हिलाई थीं। शकुंतला ताई अपनी पोतियों को पुरानी कहानियां सुना रही थीं, लेकिन आज उनकी कहानियों में सावित्रीबाई का नाम बार बार आ रहा था। किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बाहर दुनिया में एक छोटा सा वीडियो तेजी से फैल रहा था। वह वीडियो जो किसी ने सुबह के आयोजन में मोबाइल से बनाया था, केवल 10 सेकंड का क्लिप, जिसमें प्रिया देशमुख का वह वाक्य था, हमारे लिए शिक्षा की असली देवी सावित्रीबाई फुले हैं। पूरा संदर्भ नहीं, पूरा वक्तव्य नहीं, बस एक वाक्य जो बिना संदर्भ के हवा में उड़ रहा था। सोशल मीडिया पर पहले तो कुछ लोगों ने इसे साझा किया श्रद्धा से। किसी ने लिखा, कितना सुंदर विचार। किसी ने कहा, सावित्रीबाई को सच्ची श्रद्धांजलि। लेकिन धीरे धीरे स्वर बदलने लगा। कुछ लोगों ने इसे परंपराओं पर हमला बताया। एक प्रसिद्ध धार्मिक खाते से पोस्ट आई, ये ब्राह्मण महिलाओं का अपमान है, अपनी ही देवी सरस्वती का। देखते ही देखते हैशटैग चल पड़े, सरस्वती का अपमान, ब्राह्मण महिलाओं का बवाल, सावित्रीबाई बनाम सरस्वती। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। पुणे में ब्राह्मण महिलाओं ने सरस्वती को नकारा, सावित्रीबाई को देवी बताया। एंकरों की आवाजें ऊंची हो गईं, पैनल डिस्कशन शुरू हो गए। एक पक्ष कह रहा था ये हिंदू धर्म पर आघात है, दूसरा पक्ष कह रहा था ये तो इतिहास की स्वीकारोक्ति है। लेकिन बहस का मूल स्वर इतना तेज हो गया कि जयंती का शांत उद्देश्य कहीं पीछे छूट गया। लोग भूल गए कि वो सुबह कितनी गरिमामय थी, कितनी भावपूर्ण थी। अब केवल एक वाक्य रह गया था जो अलग अलग अर्थों में तोड़ा जा रहा था। रात के 8 बजे तक पूरे देश में हंगामा मच चुका था। दिल्ली में कुछ संगठनों ने विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। मुंबई में एक बड़ा धार्मिक नेता ने बयान दिया, ये ब्राह्मण समाज की गरिमा पर चोट है। सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में वो वीडियो सबसे ऊपर था। लाखों लोग देख चुके थे, लाखों कमेंट आ चुके थे। कुछ कमेंट गुस्से से भरे थे, कुछ समर्थन में। एक युवती ने लिखा, सावित्रीबाई ने जो किया वो कोई देवी भी न कर सकी। किसी ने जवाब दिया, देवी तो शाश्वत हैं, ये तुलना ही गलत है। बहस जाति, धर्म, परंपरा, शिक्षा, हर मुद्दे पर पहुंच गई। कुछ लोगों ने आयोजन की महिलाओं को ट्रोल करना शुरू कर दिया। उनके नाम पता ढूंढने की कोशिश होने लगी। अनन्या जोशी का फोन बजने लगा। पहले तो दोस्तों के मैसेज, फिर कुछ अज्ञात नंबरों से धमकियां। लेकिन अनन्या शांत थी। वे जानती थीं कि यह तूफान आएगा, क्योंकि सावित्रीबाई के जीवन में भी ऐसे तूफान आए थे। इसी बीच आयोजन की एक मुख्य आयोजक डॉक्टर अनन्या जोशी ने एक वीडियो जारी किया। वो वीडियो भी सादा था, घर की बालकनी में बैठकर बनाया गया। कोई मेकअप नहीं, कोई तैयारी नहीं, बस शांत स्वर में सच्चाई। अनन्या ने कहा, बहनों और भाइयों, आज जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हमारे पूरे आयोजन का केवल एक अंश है। हमने किसी आस्था का अपमान नहीं किया, हमने केवल सावित्रीबाई फुले के संघर्ष को याद किया।
उन्होंने बताया कि कैसे सुबह का आयोजन पूरी तरह श्रद्धापूर्ण था, कैसे महिलाएं भावुक होकर इतिहास को समझ रही थीं। अनन्या ने स्पष्ट किया कि वह वाक्य किसी देवी के विरोध में नहीं था, बल्कि सावित्रीबाई के वास्तविक कर्मों की प्रशंसा में था। उन्होंने कहा, देवी सरस्वती ज्ञान की प्रतीक हैं, ये हम सभी मानते हैं, लेकिन सावित्रीबाई वो जीवंत स्त्री थीं जिन्होंने उस ज्ञान को समाज के सबसे वंचित हिस्से तक पहुंचाया। ये तुलना नहीं, श्रद्धा है। अनन्या की आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, केवल दर्द था कि उनका शांत संवाद इतनी जल्दी तोड़ मरोड़ दिया गया। अनन्या का वीडियो भी वायरल हो गया। अब बहस दो हिस्सों में बट गई। एक पक्ष अभी भी गुस्से में था, दूसरा पक्ष अनन्या के पक्ष में आ गया। कई बुद्धिजीवियों ने लिखना शुरू किया। एक प्रसिद्ध इतिहासकार ने लंबा लेख लिखा कि प्राचीन ग्रंथों की व्याख्या समय के साथ बदलती रही है। मनुस्मृति को आज के संविधान के सामने नहीं रखा जा सकता। एक समाजशास्त्री ने कहा कि समाज में महिलाओं की स्थिति पर सवाल उठाना अपमान नहीं, आत्ममंथन है। धीरे धीरे कुछ संतुलित आवाजें सामने आने लगीं। एक महिला पत्रकार ने पूरा संदर्भ देकर रिपोर्ट लिखी कि आयोजन में किसी ने कोई नारा नहीं लगाया, कोई विरोध नहीं किया, केवल इतिहास पर बात हुई। लेकिन मीडिया का शोर अभी भी बना हुआ था। रात के 10 बजे तक कई चैनलों पर डिबेट चल रही थी। एक एंकर चिल्ला रहा था, क्या सरस्वती अब अपमानित हो गईं? दूसरी तरफ एक शिक्षाविद शांत स्वर में समझा रहे थे कि देवी और ऐतिहासिक व्यक्तित्व की तुलना अलग अलग स्तर पर होती है। रात गहराने लगी। सोशल मीडिया पर अब थोड़ी शांति आने लगी। कुछ लोग सोचने लगे कि शायद जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दी। अनन्या ने अपने घर में बैठकर सभी आयोजक महिलाओं से बात की। सब शांत थीं। प्रिया देशमुख, जिनका वाक्य विवाद का केंद्र बना था, रो रही थीं। वे कह रही थीं, मैंने तो केवल दिल से कहा था। अनन्या ने उन्हें गले लगाया और कहा, प्रिया, सावित्रीबाई को भी तो यही सहना पड़ा था। कीचड़ फेंका गया, पत्थर मारे गए, लेकिन वे रुकी नहीं। हम भी नहीं रुकेंगे। शकुंतला ताई ने फोन पर कहा, बेटी, ये तूफान गुजर जाएगा, सच्चाई रह जाएगी। सुधा ने नेहा को सुलाते हुए कहा, बेटी, दुनिया में अच्छी बातें भी विवाद पैदा करती हैं, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। धीरे धीरे कुछ और आवाजें सामने आईं। कई शिक्षित ब्राह्मण परिवारों की महिलाओं ने पोस्ट लिखे कि हम भी सावित्रीबाई को सम्मान देते हैं, ये किसी का अपमान नहीं। एक युवा ब्राह्मण लड़की ने लिखा, मेरी दादी सरस्वती पूजा करती थी, लेकिन मुझे स्कूल भेजा क्योंकि सावित्रीबाई ने रास्ता दिखाया। दोनों का सम्मान अलग अलग है। कुछ पुरुषों ने भी समर्थन किया। एक वकील ने लिखा, संविधान हमें विचार की स्वतंत्रता देता है, श्रद्धा व्यक्त करना अपराध नहीं। रात के 12 बजे तक बहस का स्वर थोड़ा नरम पड़ गया। कुछ चैनलों ने अनन्या का पूरा वीडियो चलाया और कहा कि शायद संदर्भ समझना जरूरी है। अगली सुबह तक देश ने एक नया सबक सीखा। यह विवाद केवल एक वाक्य का नहीं था, ये उस बड़े सवाल का था कि हम इतिहास को कैसे देखते हैं। क्या हम प्राचीन ग्रंथों को अंधभक्ति से पढ़ेंगे या समय के संदर्भ में समझेंगे? क्या हम सावित्रीबाई जैसे सुधारकों को केवल किताबों में रखेंगे या उनके विचारों को जीवंत करेंगे? ये जयंती केवल पुणे की उन महिलाओं की नहीं रही, पूरे देश की बहस बन गई। कई स्कूलों में शिक्षकों ने बच्चों को सावित्रीबाई की कहानी सुनाई। कई घरों में माता पिता ने अपनी बेटियों से इस बारे में बात की। विवाद ने अनजाने में सावित्रीबाई को घर घर पहुंचा दिया। यह घटना ये स्पष्ट कर गई कि सावित्रीबाई फुले केवल अतीत की एक महिला नहीं है, वे आज भी जीवित हैं, हमारे विचारों में, हमारे संघर्षों में। उनका सम्मान किसी देवी का अपमान नहीं, बल्कि उस संघर्ष की स्वीकारोक्ति है जिसने लाखों लड़कियों को पढ़ने का अधिकार दिया। देवी सरस्वती शाश्वत हैं, लेकिन सावित्रीबाई ने उस ज्ञान को धरती पर उतारा। दोनों का स्थान अलग है, दोनों का सम्मान अलग है। यह विवाद ने समाज को एक आईना दिखाया कि हम कितनी जल्दी भावनाओं में बह जाते हैं, कितनी जल्दी संदर्भ भूल जाते हैं। लेकिन इसी विवाद ने एक नई शुरुआत भी की। कई महिलाएं आगे आईं अपना अनुभव साझा करने। कई संगठनों ने घोषणा की कि वे सावित्रीबाई की जयंती मनाएंगे, लेकिन पूरी गरिमा के साथ। रात तक बहस शांत हो गई, लेकिन एक सवाल समाज के मन में रह गया, क्या हम इतिहास को केवल गौरव के लिए याद करेंगे या उससे सीख लेकर समाज को बेहतर बनाएंगे? क्या हम परंपराओं को जड़ मानकर उनसे चिपके रहेंगे या उन्हें समय के साथ विकसित होने देंगे? ये जयंती सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं थी, ये उस संवाद की शुरुआत थी जो देर से ही सही, लेकिन अब आवश्यक हो चुका है। पुणे की उन ब्राह्मण महिलाओं ने अनजाने में एक बड़ा काम कर दिया। उन्होंने न केवल सावित्रीबाई को याद किया, बल्कि पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया।
अनन्या जोशी ने अपनी डायरी में लिखा, आज का तूफान गुजर गया, लेकिन जो बीज बोया गया है वो बड़ा वृक्ष बनेगा। सुधा ने नेहा से कहा, बेटी ये विवाद नहीं, ये जागरण है। शकुंतला ताई ने मुस्कुराते हुए कहा। सावित्रीबाई फिर जीत गईं। यह शाम का तूफान और रात की शांति हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा विवाद पैदा करती है, लेकिन अंत में वही स्थापित होती है। सावित्रीबाई का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। शिक्षा मुक्ति है, शिक्षा समानता है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब भी कोई स्त्री आगे बढ़ती है, समाज में हलचल होती है, लेकिन यही हलचल बदलाव की शुरुआत होती है। पुणे की उस छोटी सी कॉलोनी से निकला संवाद पूरे भारत में फैल गया और एक नई सोच को जन्म दे गया। अब लोग न केवल सरस्वती की पूजा करेंगे, बल्कि सावित्रीबाई के कर्मों को भी याद करेंगे। दोनों का सम्मान साथ साथ चलेगा, क्योंकि ज्ञान प्रतीक भी चाहिए और कर्म भी। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।